आसान का स्टडी किया एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, तीन कंपोनेंट्स में 3D में रिजॉल्व करना। और उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ा, दो वेक्टर्स से ज़्यादा वेक्टर हैं तो उनका वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे या उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो पार्टिकल लॉ से उसका एडिशन समझा, ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, यानी पॉलीगॉन था वो। तो यहाँ उसी दो वेक्टर से ज़्यादा का हम एडिशन करना सीख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे या कैसे वर्कआउट करेंगे मैथमेटिकली, ये सीखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करेंगे चीज़ों को। टू वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन दोबारा देखो, यहाँ इस तरह से तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, जैसा देखो एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा सी वेक्टर है और चौथा डी वेक्टर है। आपको इन सब का रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट का मतलब होता है लैंग्वेज में मैंने बताया था वेक्टर एडिशन का। इनका रिजल्टेंट जो आएगा निकलता है वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये पूरा का पूरा हमें निकालना है, मेरे पास समझ आ गई। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालना है। बात समझ आ गई। डायरेक्शन को हम किसी रेफरेंस वेक्टर ए वेक्टर से बता देंगे कि ये इतने एंगल पर है, या फिर हम ऐसे बता देंगे डायरेक्शन को कि ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड से अल्फा बीटा गामा एंगल पर है। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका, बोलने का तरीका 3D में। 2D में ऐसे है कि ये एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर है, या पर्टिकुलर रेफरेंस एक वेक्टर ले लेंगे ए वेक्टर और उससे ये अल्फा एंगल पर है। ये सब तरीके डायरेक्शन बताने के। तो यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, ए वेक्टर के तीन टुकड़े कर सकता हूँ 3D में। कितने टुकड़े आएंगे, एक एक्स की तरफ और दूसरा y की तरफ और तीसरा z की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है। b वेक्टर के भी तीन हिस्से आएंगे, b वेक्टर के भी तीन हिस्से आएंगे, bx i by j bz k। मेरी बात समझ आ रही है। c वेक्टर के भी तीन हिस्से आएंगे, समझना है, cx i, ठीक, और क्या आएगा c by j और cz। बोलेंगे कैसे इसको, सी वेक्टर का ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये सी वाई वाई एक्सिस के अलोंग है, सी जेड सी वेक्टर का हिस्सा है, कंपोनेंट है या टुकड़ा है, इसके अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? ठीक है, कोएफिशिएंट से पता करना आई ए के हिसाब से। आई ए के किधर की तरफ होते हैं, एक्स वाई और जेड, जो जिसके पास बैठा है उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। डी वेक्टर का हिस्सा लेते हैं, डी वेक्टर के कंपोनेंट करें तो dx i dx i dy j और dz k। मेरी बात समझ में आया? हमें निकालना है तो इस साइड का सम कर देते, इसका भी सम कर दो। लेफ्ट साइड में क्या आ गया हमारे पास, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड। तो आई को एक साथ कर लें, j को एक साथ कर लें, एक तो हमारे पास क्या आ गया, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx। मेरी बात समझ में आया? प्लस ay प्लस by प्लस cy प्लस dy। बात समझ में आ रही? और az प्लस dz प्लस cz प्लस dz। और यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड को हम लोग क्या ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड की चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मान लें तो ये आर वेक्टर है, क्या चीज माना, आर मान रिजल्टेंट वेक्टर। किस चीज का रिजल्टेंट, ये इस वाले की मान लिया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको मान, इसको हमने आर वेक्टर मान लिया। तो
तो इसको माना आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर की तरह इसको पढ़ें, आर वेक्टर के ये क्या होंगे टुकड़े, आर एक्स आई कैप आर वाई जी कैप आर जेड के। लॉजिकल आर वेक्टर के तीन हिस्से होंगे, आर वेक्टर के तीन हिस्से कौन से होंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप, ये रिश्ता। इसको कंपेयर किया वहां से, कंपेयरिंग आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स, आर वाई क्या आ गया आपके पास, ए वाई बी वाई सी वाई और डी वाई। आर जेड आपके पास क्या आ गया, ए जेड बी जेड सी जेड और डी जेड। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ से समझ में क्या आया, हम लोगों को कंक्लूड भी करेंगे चीजों को, और ज्योमेट्रिकली भी साथ साथ उस चीज को भी एनालाइज करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकली क्या करना चाह रहा है, और ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स को मिला देंगे, मतलब सीधे तरीके से ये कहें तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आप देखो क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग देखो हमारे पास आ गया आर वेक्टर, ये आ गया, ये आ गया, आर वेक्टर का रिजल्टेंट, सॉरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी आर वेक्टर तो रिजल्टेंट है, किसका बोलेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये दिया, तो बोलेंगे आर वेक्टर इज, ये क्या है पूरा रिजल्टेंट ऑफ, ऐसे बोलेंगे ऑफ ए वेक्टर प्लस नहीं बोलेंगे एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड रिजल्टेंट में आ गया इसका प्लस, दैट इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट है क्या, ये पूरा, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस पूरे का मैग्नीट्यूड, मेरी बात आपको समझ आ रही, इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस तरह से आप करेंगे, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट ओवर, इसी तरह आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लिखेंगे rx स्क्वायर ry स्क्वायर और rz स्क्वायर, rz स्क्वायर करेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। अब डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कैसे आएगी आर वेक्टर की, आर वेक्टर ये है, ये पूरा ही आर वेक्टर है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड आ गया, और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब इस पूरे की डायरेक्शन ये किसके बराबर है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, cos अल्फा से याद करो और cos बीटा से और cos गामा से, कैसे लिखेंगे आप एक एक चीज को, याद आ रहा है आपको, ax अपॉन a, एक ही जगह लिखेंगे r, इसी तरह ये क्या था ay अपॉन a तो ry अपॉन r, कंपैरिजन चीजों को मतलब लॉजिकली, cos गामा क्या आ जाएगा rz अपॉन r, पास बन जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ rx कैसे आएगा, ये पूरा rx, ry कैसे आएगा, ये पूरा ry, ये पूरा ry, ये rz कैसे आएगा, ये पूरा rz। इसका मतलब समझ में क्या आया, ऐसे समझ में आया, देखो कोई भी ए वेक्टर होगा उसके तीन टुकड़े करेंगे, ज्योमेट्री में उसे बना लेंगे, एक x की तरफ होगा एक y की तरफ, ऐसे भी वेक्टर के भी तीन कर लेंगे, इसके भी तीन कर लेंगे, इसी वेक्टर के भी तीन कर लेंगे, और सबके x वाले जोड़ देंगे, कौन से जोड़ेंगे x वाले, और पूरा निकालेंगे उसके जोड़ेंगे, सबके y वाले जोड़ देंगे, y लाइन के अराउंड रिजल्टेंट निकालेंगे, x लाइन के अराउंड रिजल्टेंट नेट निकालेंगे, y लाइन के अराउंड सबका नेट कर लेंगे, और जो z वाले होंगे उसका कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे ये समझ में आया, तो सबसे पहले हम टुकड़े कर लेंगे हर वेक्टर के, कितने, तीन टुकड़े, अगर वो 2D में है तो कितने टुकड़े आएंगे, प्लेन में है तो दो टुकड़े, हर एक के दो आएंगे, हर एक के दो आएंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सेस लाइन वालों को जोड़ेंगे, जब एक्सेस लाइन वालों को जोड़ेंगे तो y वालों का और z वालों का ध्यान नहीं रखेंगे, और जब y वालों को जोड़ेंगे और ry निकालेंगे रिजल्टेंट का y, तो x वालों का और z वालों का ध्यान नहीं देंगे, इसी तरह लॉजिकली बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x वाले तरफ हम वेक्टर्स का सम करें, x लाइन के अलोंग का सम करें, x लाइन के अलोंग के वेक्टर्स की स्टडी करें, तो वो स्टडी y लाइन के अलोंग क्या है उसके कंपोनेंट, किसी वेक्टर के z के अलोंग क्या कंपोनेंट है उन पर निर्भर नहीं करती। y लाइन के अलोंग वेक्टर्स का जो हम कंपोनेंट देखेंगे तो सारे कंपोनेंट जो y लाइन के अलोंग है उसका सम कर देंगे,
यानी y लाइन के अलोंग स्टडी x लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं या z लाइन के अलोंग कंपोनेंट है उस वेक्टर के उस पर डिपेंड नहीं करती, यानी तीनों लाइन के अलोंग स्टडी एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट। तो कंक्लूजन क्या आया आपके पास? स्टडी ऑफ रिजल्टेंट, पूरे का रिजल्टेंट नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ, रिजल्टेंट का मतलब पूरे का रिजल्टेंट नहीं, इसका x लाइन के अलोंग रिजल्टेंट, y लाइन के स्टडी ऑफ रिजल्टेंट अलोंग x के अलोंग रिजल्टेंट। x के अलोंग रिजल्टेंट को क्या कहेंगे? rx, y के अलोंग रिजल्टेंट को r, पूरा रिजल्टेंट नहीं उसका टुकड़ा रिजल्टेंट का x के अलोंग यानी rx, ठीक है। और क्या लिखेंगे? along x, that is rx, does not depend on the components along y-axis and z-axis, मेरी बात इस तरह एंड सो ऑन बने इसी तरह। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? कंपोनेंट y के अलावा है ay, z के अलावा az, उस पर डिपेंड नहीं करता ये rx। मेरी बात समझ में आ रही? rx किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ वही कंपोनेंट जो x के अलावा वही लेने आपको। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बोलेंगे, इस तरह से क्लियर हुआ आप लोगों को। और वर्किंग में क्या है करने का तरीका, चीजों को फाइनाइट निकालने का तरीका, उस पर आता है, ठीक है। वर्किंग पे आने दे, इक्वेशन दे दे, उससे समझ में आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन है हम लोग, फोर्सेस है बहुत सारे और एक कर रहे हैं, F1 है 10 न्यूटन का और F2 है इसका 5 न्यूटन का, F3 है आपके पास 20 न्यूटन का, F4 है आपके पास 30 न्यूटन का, F5 है आपके पास 50 न्यूटन का। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। और कैसी डायरेक्शन में है ये? इस तरह से ये XYZ एक्सिस में बना दिए और इससे XYZ से ये ऐसे वन बना दिया। F1 इधर यहाँ से लेकर यहाँ ये F1 है और यहाँ से लेकर और यहाँ ये F2 है, ठीक है। और ये F3 है, यहाँ से लेकर यहाँ ये F3 है और इसे कितना एंगल पर 30 डिग्री। और F4 है, F4 इस तरह से, ठीक है, F4 इस तरह से है और कितना एंगल पर है यहाँ से ये 60 डिग्री, कितने पर है 60 डिग्री F4, ठीक है। F5 भी है आपके पास, F5 कितने एंगल पर है? F5 इस तरह से है और F5 कितने पर है? 30 डिग्री, कितने पर? 30 पर। समझ में आ रहा है? 5 फोर्सेस है। अब क्या करना है आपको? आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या करना है? रिजल्टेंट। यहां लिख देता हूं, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, उसकी डायरेक्शन भी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो हमें समझ में आ गया हमें क्या निकालना है। F1 वेक्टर वेक्टोरिकली लिखेंगे, ये रिजल्टेंट है। F3 वेक्टर और F4 वेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको? ये रिजल्टेंट निकालना है आपको। इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको और इस पूरे की डायरेक्शन निकालनी है आपको। ये बात आपको समझ में आई नहीं? तो आप क्या करें? दोबारा देखो, ये प्लेन में है, कौन से प्लेन में है? एक्स वाली प्लेन में, ठीक है। एक चीज यहाँ याद रखनी है, मैं और कंक्लूजन बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चीज तो क्या है, वेक्टर्स को ऐसे रखते थे, उनकी टेल कहां पे रहनी चाहिए? इंटरसेक्शन एक्स वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन में नहीं ऑरिजिन, ठीक है। और आप ऑरिजिन और कहीं भी नहीं तो ले सकते हैं, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन तो होनी चाहिए सारे वेक्टर्स के लिए। तो सारे के टेल इंटरसेक्शन पे रखो, वहां दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो दोबारा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई गिवन है, तो नेगेटिव एक्स इधर हो जाएगा और नेगेटिव वाई इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? इसके बाद क्या करना है? क्या बनाना है? F1 इसकी भी टेल उठा के रखें, टेल पे पूरी है ये अपन बनाना है, ठीक है। ये
और यहाँ बना देते हैं, क्यों कि ये है मतलब टेल, ये नहीं और पीछे है यही है, ठीक है। F2 कहाँ बना है y के पैरेलल में, तो पॉजिटिव y, तो यही टेल रखे इसकी, ये बना दे इसको F2। ये बात कर लेते हैं क्या मालूम और भी चीजें आना देख लीजिए, ठीक है। कोड ऊपर बढ़ा दो। F3 की तरफ देखो, F3 इस तरह टेबल उठा के दोबारा रखो, यहाँ F3 यहाँ उठा के रखूं मैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई है। तो F3, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। F4 किधर है आपके पास, 60 पर है आपके पास, ये रहा है F4 60 पर है, इधर से 60 पर है पॉजिटिव एक्स से, तो इसको 60 बनाओ। बात समझ में आ रही है आपको नहीं आ रही? इसके सीध में क्यों नहीं किया, क्यों ये 30 है तो ये 30 हो जाता, इसलिए 60 है तो थोड़ा ज्यादा करता हूं, ये F4 हो गया। F5 देखो आप किधर है 30, इधर ऐसे इधर चलने पर x से, तो ये 30 है इधर चलने पर इसको 90 हो जाएगा, इसके साथ इसका एंगल ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये क्या है F1, ठीक है। यहाँ ऐसे डायरेक्शन शो कर दो और मैग्नीट्यूड को लिख दो। मैंने F2 वेक्टर नहीं लिखा ना, ऐसे मत लिखो, F4 वेक्टर नहीं लिखा, डायरेक्शन में आ गया वेक्टर, यानी डायरेक्शन में वेक्टर आ गया और यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड मींस सिर्फ वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। दोबारा देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें सो ऑन का मतलब क्या है ये समझ में आ गया। इसी तरह से जब y का हम स्टडी करेंगे तो वो x और z कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करेगी, और जब r z निकालेंगे यानी z के अलग स्टडी करेंगे तो वो x और y कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका सो ऑन का मतलब इसी तरह चलेंगे। अब यहां देखो वैल्यूज को लिख लो, यहां पर वैल्यूज को लिख लो, तो ये कितना था देखो, यहां पर ये था 10 न्यूटन, ठीक है, और ये था 5, और F3 था जो भी है वैल्यू F3 20, और ये था 30 शायद, और ये था 50, ठीक है। इस तरह से 30 और इस तरह से ठीक है। शायद और आप क्या करेंगे और कुछ दूसरी वैल्यू तो कोई नहीं थी, यहाँ से मिट गई, मैंने भी एकदम देख लिया। अब देखो दोबारा देखो, यहाँ क्या करना है आपको, दोबारा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। कैसे करेंगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, दोबारा देखो ये चूंकि ऑलरेडी F1 जो है x एक्सिस की तरफ, तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका y कंपोनेंट ही आएगा। ऐसी चीज को तोड़ना है जो ना तो पूरी तरह x की तरफ है ना पूरी तरह y की तरफ, तो इसका मतलब F2 को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको तोड़ोगे फिर आप F3 को F4 को तो तोड़ डालोगे इसके कंपोनेंट्स का, तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया। F4 के कंपोनेंट का बाद में बना देंगे, और F3 के कंपोनेंट का तो कैसे आएंगे देखो, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाला आएगा 20 cos 30। मेरी बात समझ में आ रही, 20 cos 30 बात समझ में आ रही। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला क्या है, इस वाले का नाम क्या आएगा 20 sin 30। बात समझ में आ रही, इसके क्यों थीटा इसको दिमाग में रखा, तो थीटा साइड क्या आएगा cos, अदर साइड sin, याद रखना ये दो, इस दो लाइन के बीच में इधर cos इधर sin, पूरी दो लाइन नहीं है लेकिन स्पेशली ये वाला पार्ट इन दो लाइन यहां से यहां वाली के बीच, ये किसके बीच में, और इसका एंगल दे रखा है, इसका एंगल इसके साथ कितना है 30, ठीक है। अब देखो ये दो लाइनें स्पेशली यहां ये और ये, और यहां पर क्या आएगा इस साइड cos, इस साइड sin, दोबारा इसको कंपोनेंट कैसे आएंगे, इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे देखो, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला पार्ट आया कितना F5 यानी 50, और ये थीटा दिमाग में रखा, इधर cos आएगा इधर sin, तो sin इधर वाला पार्ट क्या आ गया 50 cos 30। मेरी बात सुनो, ठीक, इसको देखो आप इधर थीटा साइड है और 30 न्यूटन है, तो क्या आएगा इधर cos, क्या आएगा cos, ठीक है। तो आप कैसे करो, थोड़ा बड़ा करके बना दो, नहीं होगी एक ही जगह करके नहीं होगी, साफ सुथरा है।
ये क्या है F4 30, तो ये क्या आ गया, ये यहाँ 60 है, ठीक है, और ये यहाँ क्या था 30 बना दिया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 30 और 60, और ये क्या आ गया 30 साइन 60, क्यों, ये थीटा दिमाग में रखा तो थीटा साइड cos और इस साइड साइन, थीटा इसको ले ले, इस वाले को भी कितना हो जाता 30, तो 30 को थीटा समझ के इधर cos 30 10 ऐसा करके और उसका मैग्नीट्यूड साथ में लिखते हैं, तो ये F4 क्या है F4, ठीक। अब देखो तुम्हारा और रह गया, ये 10 रह गया और ये 5 रह गया, 10 को यहाँ कहीं बना लो, यहाँ 10 लिख दो, ये 5 यहाँ कहीं बना लो, ये 5 लो, मेरी बात समझ में आ रही है। और कौन रह गया, और ये रह गया, देखो ये रह गया, ये वाला नहीं लिखा हमने, ये वाला इसका पार्ट आया था, कितने का पार्ट आया था F5 का, F5 कितना है 50, ये F5 है, तो ये क्या आया था आपको 50 cos 30, ये बात समझ आ रही है आपको। अब कोई बात नहीं है, इसको भी नाम लिखो, ये क्या था F3, नाम लिखना जरूरी है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये सब आ गया, क्लियर हुआ, ये सब आ गए, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, इसको साफ सुथरा और बना देना, जो रह गए उनको बना लेना। अब क्योंकि देखो आपने इसके कंपोनेंट ले लिए, ये एक इधर ले लिया मेरा और एक इधर ले लिया, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसके भी कंपोनेंट ले लिए, इसको लेने की जरूरत नहीं, कंपोनेंट को टुकड़ों को, इसके कंपोनेंट ले लिए, इसके टुकड़ों को लो, तो यहाँ इस तरह से देखो क्या आया हमारे पास, देखो अब एक और इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बना 10 न्यूटन आया ये वाला, फिर इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, ये वाला आया 50 और 30, वैल्यू आपने लिखने के लिए आया 30, यहाँ से नहीं से सब 30 और 60 और ऊपर कौन आया तो 5 और दूसरा ऊपर कौन आया 30, यहीं से सब एक भाई आता 30 sin 60, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद देखो इधर कौन आया 20 cos 30 और इधर कौन आया डाउन साइड, दो आए, एक तो आया वो 50 sin 30 और एक कौन आया, एक आया कोई भी कर 20 sin 30। आप सोचो कि ये ज्यादा है ये बड़ा है, तो इसको ठीक कर लो और इसको 30 कर लो, बात समझ में आ रही है, ठीक, इस तरीके से कर लेंगे चीजें, ठीक। उसके बाद देखो 1 2 3 ये, फिर 1 2 ये और इसके दो टुकड़े 2 और इधर 2 इधर 3 इधर 2, ठीक है, ऐसा नहीं आया, उधर ये क्या है इधर, पहले उसको देखो यहाँ ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया cos 30 sin का क्या हो गया 60√3/2 यानी 10√3, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ क्या आ गया 60 माने 25√3, ये कितना आ गया cos का 60 sin का 30 का मतलब 15, इसकी वैल्यू sin 60√3/2 कितना आ गया 50√3, ये सब कुछ समझ में आया। दोबारा बनाएगा फिर साफ सुथरा, फिर देखो x और इधर देखो क्या है y, अब देखो दो को जोड़ो, एक ही डायरेक्शन में 5 न्यूटन कंपोनेंट है, लेकिन दिमाग में ये कोई वेक्टर है, तो 5 न्यूटन का वेक्टर और 15√3 का एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के होते हैं, दोनों का रिजल्ट है इसी डायरेक्शन में आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे, और मैग्नीट्यूड क्या आता था रिजल्टेंट का दोनों का इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड का सब, यानी a प्लस b, याद करो mod of a vector plus b vector is equal to a plus b, समझ में आया, तो डायरेक्शन क्या आ गई इसकी इधर ही आ गई और मैग्नीट्यूड क्या आ गया रिजल्टेंट का 5 प्लस 15√3, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये क्लियर हुआ। इसके बाद ऐसे देखो 10√3 यहीं से आ रही 10 सबकी है 10√3, ये वाला देखो 10 और 25 दोनों एक डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और दोनों जुड़ जाएंगे 10 प्लस 25 10 प्लस 25, बात समझ में आ रही है, इस तरह होता है, ठीक। अब इस तरह ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो आपने कहा तीनों को तो जोड़ना सीखा नहीं, हमने तो ऐसे सीखा था a वेक्टर और b वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, तो क्या करो आप दो को समझ लो, इसको कर दो 10 और 25
तो ये 25 तो एक हो गया और ये एक, ये दूसरे से मिल गया, तो वो दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, ये पूरा एक ही आएगा, फिर एक डायरेक्शन 25, तो 25 और 25 रूट 3 एक तरफ इधर ही है, फिर दोनों मिल जाएंगे दो बन के, हर दो को एक बना लो, हर दो को क्या बना लो, एक बना लो। कितना आ गया, सबको मिला दिया तो 25, कॉमन में 1 प्लस 2, और क्योंकि ऐसे कॉमन में आ गया तो इसको भी सही से लिख दो 1 प्लस 3 रूट 3। मेरी बात देख पा रहे हैं आपको नहीं? ठीक, दोबारा आप क्या करोगे, मैं हटा देता हूं सबको, दोबारा देखो, दोबारा अब हमारे पास इक्वेशन ऐसी है, देखो सेम डायरेक्शन की थी तो ऐसे कर दिया, याद करो सेम डायरेक्शन में थी ऐसे कर दिया, और डायरेक्शन क्या होगी उसी तरफ, लेकिन ऑपोजिट में तो क्या होगा, ऑपोजिट में, ठीक है। पहले दो ऑपोजिट के, पहले ये कंसीडर कर, इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ऑपोजिट का केस ज्यादा था तो ऐसे आ रही थी, देखो दो वेक्टर ऑपोजिट में, तो उनका रिजल्टेंट तो ये होगा, और ये क्या होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा a माइनस b या a माइनस a, ये देखिए यानी मोर माइनस लें, तो मोर देखना, इसे हटा दें, बाद में देखते हैं मोर कौन होगा, ये देखो ये 35 और ये कम होगा, देखो ये 17 कितना होगा 5 के आसपास आएगा, 5 और 6 पे 30 आएगा, ये और 35 आएगा, ये ज्यादा है, आप बताइए जैसे रूट तरीका कह लेते हैं हमने 1.7, रूट तरीका कह लेते हैं 1.7, ठीक है। तो ये 5.1 आएगा टोटल, और 5.1 का 6 ले लो, टोटल 1 मिलाकर 6 5 30, तो ये 35, ये ज्यादा। यहां देखो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, यहां पे 7 लो तो 17 आएगा, 1.7 लो तो ये 1.7 लोगे तो क्या आएगा 2.7 रफली 3 का लो तो 75 आ जाएगा, मतलब रफ कैलकुलेशन, यानी ये ज्यादा ये कम ये ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा ये कम है, तो इसके मैग्नीट्यूड में से जिसका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन किधर आएगी, ज्यादा की तरफ, तो इन दोनों का क्या आएगा, नीचे आएगा। ये दोबारा देखो सिचुएशन ऐसा है, वहीं से आएगा, और कितना आएगा ऐसे लिखेंगे, ये तो क्या आ गया 35, तो लिखेंगे 35 माइनस उसको लिख देंगे 5 into 1 plus 3 रूट 3, ठीक है। और रफली मैं इसको कर देता हूं, रफली यही कर दूं मैं इसको, तो देखो ये 30 और इसको रफली मैं कर दूं ऐसे, इसको भी ले सकते हो रफली, तो इसको भी कर दो, ठीक है। इसमें तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देखते क्या इसका है, फिर लास्ट में करेंगे क्या भी कर दें, देखो ठीक है। तो ये हमारे पास रफली आ गया, निकलकर कितना 35 और माइनस ये 30, तो ये क्या आ गया 5। अब यहां देखो ये ज्यादा ये कम है, तो डायरेक्शन इसमें तो इसमें ये ज्यादा था ये कम, तो डायरेक्शन क्यों आई, और इसमें ये ज्यादा ये कम है, तो ऑपोजिट में है, दोबारा देखो तो ज्यादा की तरफ डायरेक्शन आएगी, और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का क्या आएगा, ज्यादा माइनस कम, तो ये क्या आ गया कितना 25 into 1 plus root 3 minus 10 root 3, तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया, तो आ गया। अब इधर बढ़ा दिया, इधर x है और इधर क्या है y। अब दोबारा देखो 10 रूट 3 25 रूट 3 से चले गए तो 25 बचेगा, कितना बच जाएगा 25, और ये कितना बचेगा 15 रूट 3, देखो अब आप क्या करें 5 कॉमन ले लें, ठीक है, ठीक है इस तरीके से। तो यहां पर देखो ये क्या आ गया, इस तरीके से ये कितना आ गया, पंद्रह ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, क्या होगा ज्यादा आएगा, यानी ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पर फाइनल वैल्यू को हम लेते हैं, फाइनल वैल्यू किस तरीके से आएगी, देखो फाइनल वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये बराबर हो गया 25 और माइनस ये 15, सॉरी ये बराबर हो गया, ये थोड़ा कैलकुलेशन सही है। अब देखो दोबारा से रफ करें तो क्या होगा 5.1, 5 into 5 by 10 ये क्या होगा 50 आ गया, रफ काम करते हैं, ठीक है। अब देखो आप ये x और ये y,
अब ऊपर में कितना आ गया, तो सॉरी इधर में कितना आ गया, यहाँ से इधर में कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 न्यूटन, और डाउन में कितना आ गया ये 5 न्यूटन। दोबारा ये डाउन साइड है और ये इधर है, एक दूसरे बीच में कितना है 90। तो 90 है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, पैरेललोग्राम से भी निकाल सकते हो ऐसा टाइप का बात समझ में आ गई। और कैसे आता था 90 पर रहते थे तो उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों 90 पर रहते थे, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आता था रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद आ गया आपको इस तरह। तो यहां पर इस तरह करें तो ये क्या आ गया रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो 5 स्क्वायर अंदर में, तो 1 स्क्वायर बचा और बाहर ले गया तो 5 रह गया, तो ये क्या आ गया 1 स्क्वायर, इधर क्या आ गया 10 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100 5 into 100 का भी 100 का वही होगा 10, तो ये रफली कितना आ गया 50 न्यूटन, 50 पॉइंट समथिंग आ गया। तो कहोगे इनका तो 50 और 5 का थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, समथिंग 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी आएगा बात समझ में आ रही, 50 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कुछ है, ठीक है थोड़ा सा वो निकालेंगे। अब देखो जरा सा डायरेक्शन की बात करें, हम यहाँ से ले डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कैसे आती थी tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, a के साथ कितने इक्वल आता था रिजल्टेंट अल्फा पर, तो यहाँ पर अल्फा a के आवाज इससे निकाले तो इसको अल्फा ले लेते हैं, यहाँ tan अल्फा ले लो इस ट्रायंगल में, इस वाले में देखो इस वाले में, या फिर सीधे कर दो दिमाग में सीधे रखो, इसके साथ लिया अल्फा तो ये वाला पहले आएगा 5 और जिसके साथ लिया है वो नीचे आएगा यानी डाउन, क्या आ गया 1/10, तो tan अल्फा कितना होगा 1/10, तो अल्फा एंगल पर किधर होगी पॉजिटिव एक्स से इसकी डायरेक्शन इधर होगी एंटी क्लॉकवाइज से, सॉरी इसकी रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट ये आ रहा है, समझ में आ रहा है रिजल्टेंट या रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर भी कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्स बात समझ में आ रही है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना आया ये 50 पॉइंट समथिंग न्यूटन, मेरी बात समझ में आ रही है इस तरह से आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को निकालने का तरीका कैसे करेंगे, ठीक है यहाँ तक ठीक। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, ठीक है।